विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। करंट इवेंट्स कर रहे थे हम। आज हमने करना है भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संसद के समक्ष अभिभाषण। तो सबसे पहले बता दूं कि जब हम भारतीय संविधान पढ़ रहे होते हैं तो उसके आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, क्या राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि भाई राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहां पर, आंसर आर्टिकल 87 में है। उनका अभिभाषण कौन तैयार करता है? आंसर होता है मंत्रिमंडल तैयार करता है। कौन करता है? मंत्रिमंडल तैयार करता है। फिर तीसरा होता है कि जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसमें होता क्या है, आखिर क्या बोलते हैं राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल ने लिख के दे दिया, तैयार कर लिया, और राष्ट्रपति क्या बोलती हैं, क्या बोलते हैं। तो आंसर देश की जो आने वाले समय पहले के और जो कार्य और आने वाले समय में जो नीतियां होती है सरकार की, उसके बारे में क्या होता है, अभिभाषण में होता है। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ये वाला अभिभाषण क्योंकि जल्द ही चुनाव आने वाले हैं। इस अभिभाषण में अगर जब हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे लास्ट तक पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि देश में क्या प्रगति हुई है, क्या तरक्की, जितने भी अच्छे कार्य हैं, जितने भी बड़े कार्य हुए होंगे वो सब इस अभिभाषण में क्या है, समाहित है। इससे दो फायदे मिलेंगे। एक तो प्री में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और एक मेंस में लिखने के लिए कि देश किस ओर जा रहा है। तो दो सोर्सेज होते हैं हमारे। एक इस बार अगर मैं बोलूं तो वैसे तो हम क्या करते थे कि इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से जानते थे कि पिछले साल और लगभग जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो कैसी है। लेकिन इस बार हमें भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन देगा एग्जाम में। इसलिए क्या कर रहा हूं, मैं इसको पढ़ रहा हूं। ये राष्ट्रपति का अभिभाषण है, मैं एक साधारण शिक्षक हूं, लेकिन आपके क्वेश्चन यहां से कवर होने, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, पूरा पढ़ रहा हूं। ठीक है। तो भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 फरवरी 2024 को, आपने एक तो डेट याद रखनी है कि अभिभाषण कब हुआ, तो आपने बोलना है 1 फरवरी 2024 को संसद के संयुक्त बजट सत्र को संबोधित किया। और इसके बाद आपको पता है कि अब अगला सत्र तभी होगा जब नई सरकार बनेगी, तब उसका सत्र होना। तो ये इस मौजूदा सरकार का क्या है, अंतिम सत्र है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के प्रमुख बिंदु बता रहा हूं मैं। भारत के नवनिर्मित संसद भवन में राष्ट्रपति का यह पहला संबोधन था। जो नया संसद भवन बनना है हमारा, उसमें पहला अभिभाषण इन्होंने दिया है। ये अभी तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में भी पूछा जाएगा, कई वर्षों तक पूछा जाएगा कि जो नया संसद भवन है उसमें पहला अभिभाषण देने वाले राष्ट्रपति कौन है। तो आपने बोलना महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। आजादी के अमृत काल की शुरुआत में, आजादी का अमृत काल चल रहा है, ये पता है आपको। आजादी के अमृत काल की शुरुआत में यह भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है, भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। ठीक है। ये स्टार्टिंग होती है बताने के लिए, लेकिन अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा प्रश्न कैसे बनते हैं। तो महामहिम राष्ट्रपति ने कहा अमृत महोत्सव के दौरान क्या क्या हुआ। तो नंबर 1, मेरी माटी मेरा देश अभियान, यहां से क्वेश्चन बनेगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान क्या है, इसके तहत क्या हुआ। आपने बोलना देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाए गए। क्या लाए गए? अमृत कलश लाए गए। देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाए गए। इतना समझ में आ गया? मेरी माटी मेरा देश अभियान। दूसरा, 2 लाख से ज्यादा शिला फलकम स्थापित किए गए। क्या किए गए? 2 लाख से ज्यादा शिला फलकम स्थापित किए गए। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंच प्राण की शपथ ली। कितने? 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंच प्राण की शपथ ली। 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने। 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने। 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए गए। बहुत बड़ी बात है 2 करोड़ पेड़ पौधे लगाना, है ना। मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका में एक बार नोबेल पुरस्कार मिला था, केनिया की थी वंगारी मथाई, ग्रीन बेल्ट रिवोल्यूशन चलाया था उन्होंने। उन्हें सिर्फ इसीलिए नोबेल पीस प्राइज दिया गया था कि उन्होंने लगभग 3 करोड़ के आसपास क्या लगवाए थे, पेड़ लगाए थे। तो 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए भारत में।
16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड की। क्या की? और ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ छतों में अभी तक क्या है, वो तिरंगे लहरा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान जरूरी होता है। अगर वो कट फट गए हैं तो उनको उतार कर क्या ससम्मान क्या करना चाहिए, उनको उतार देना चाहिए अगर वो फट गए हैं, ठीक है। और वैसे भी ध्वज संहिता ये कहती है कि रात को अगर आपने तिरंगा फहराया है उस पर लाइट पड़नी चाहिए, रात को क्या होनी चाहिए, लाइट पड़नी चाहिए। चलिए, अमृत महोत्सव के दौरान और क्या हुआ भाई, कब कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई? उल्टा पूछेगा क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई अभी अभी हाल ही में, आंसर कर्तव्य पथ, ठीक है। ढूंढिए कर्तव्य पथ कहां, किसको बोला जाता है कर्तव्य पथ, किसको बोला जाता है? मोदी जी ने नाम चेंज कर दिया था ना, कर्तव्य पथ, देखो चेक करो। राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित म्यूजियम खोला गया, सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित म्यूजियम खोला गया। शांति निकेतन और होयशाला मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। राजपथ का नाम क्या रख दिया गया? कर्तव्य पथ। मोदी जी ने कहा राजपथ, क्यों बोल रहे हैं उसको? कोई राजा का पथ थोड़े है, मोनार्की नहीं है, गवर्नमेंट बाय द किंग नहीं है। यहाँ पर क्या डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में जो जितने भी आपके क्या होते हैं, सांसद होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जितने भी लोग हैं जिनको हम चुनकर भेज रहे हैं, उनका कर्तव्य है क्या करना, देश के लिए कार्य करना, ठीक है। इसलिए राजपथ का नाम बदल कर क्या किया गया था, तो कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपको मैं बता दूं कि 23 जनवरी को उनकी जयंती होती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, ठीक है। और नेताजी का जो कई बार पूछते हैं कि उनकी जो अस्थियां हैं वो कहाँ रखी गई हैं, हालांकि उनकी विमान दुर्घटना में बताते हैं कि मृत्यु हो गई थी, रहस्य है ये भी, उनकी मृत्यु भी क्या है, रहस्य है। बट जापान में रेणुको जी जगह जो मंदिर है वहां पर इनकी अस्थियां क्या है, रखी है, ऐसा बताया जाता है। एक बार चेक कर लेना रेणुको जी में है कि नहीं है, ठीक है। तो शांति निकेतन और होयशाल मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुए हैं। ये मुझको लगता है कि यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन बनेगा, या तो होयशाल मंदिर से बनेगा या शांति निकेतन से बनेगा। कहां से? शांति निकेतन आपको पता है, शांति निकेतन पता है कि कहां रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्थापना की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्थापना की थी। ऐसे ही आपने चेक करना कि होयसाल मंदिर कहां है, होयसाला मंदिर कहां है, होयसाल मंदिर, और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी की अस्थियां जो है रेणुको जी मंदिर जापान में ही है, क्वेश्चन बन चुका है वहां से। अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि होयसाला मंदिर कहां पे, होयसालेश्वर, होयसाल मंदिर। तब तक मैं बता देता हूं कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां है, पेरिस में है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां है, पेरिस में। ये क्वेश्चन बनता है, पेरिस सीन नदी के तट पर है और फ्रांस की राजधानी है। क्लियर हो गया। विश्व विरासत सूची बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आए हैं। तो होयसाल मंदिर कहां पर है, कर्नाटक में है। किनके द्वारा निर्मित है, किस डायनेस्टी के द्वारा निर्मित है, डायनेस्टी मतलब राजवंश, विष्णुवर्धन जी ने बनवाया है, लेकिन वंश पूछ रहा हूं मैं, किस राजवंश के हैं। ऐसे ही साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस मनाया गया, भाई घोषित किया गया। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाएंगे साहिबजादों की याद में। कौन साहिबजादे? 4 साहिबजादे। कौन? मैंने आपको पहले भी बताया, 10 सिख गुरु हुए, है ना, कुर्बानियां दी हैं उन लोगों ने, किसके लिए, इस देश के लिए, मुगलों के विरुद्ध लड़े वो। तो छोटे छोटे जो उनके बच्चे थे उन्होंने भी कुर्बानियां दी हैं, उनको बोलते हैं साहिबजादे। तो उन साहिबजादों के याद में वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा, 26 दिसंबर। मैं बता दूं कि 26 दिसंबर को ही दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड टू गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो अंगीकृत किया गया था वो भी 26 दिसंबर को अंगीकृत किया गया था। विधि दिवस मनाते हैं उस दिन, 26 डे ऑफ नवंबर, 26 डे ऑफ नवंबर। तो आपने बोला नवंबर के 1 महीने बाद क्या मनाना है, वीर बाल दिवस। दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड टू गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने कहा 26 नवंबर को क्या कराते हैं, 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, विधि दिवस मनाते हैं।
और उसके 1 महीने बाद हमने क्या मनाना, वीर बाल दिवस मनाना है, साहिबजादों की याद में। किसकी याद में? साहिबजादों की याद में। कोई साल, ठीक है। मैंने कहा डिटेल पढ़ना, यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछेगी इस बार। कहां से? होयसाल मंदिर से, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से लेके उसके सब चीजों को कवर करना। क्योंकि क्या होता है, जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हैं ना, तो हम सारे मंदिर पढ़ते हैं। अरे भाई, जो चर्चाओं में रहे हैं उनको ज्यादा पढ़ना है। अब यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा, तो भाई वहां से क्वेश्चन बनेगा। जब रानी की बाव को रखा था, तब रानी की बाव से पूछा उन्होंने क्वेश्चन। जब कोणार्क को रखा, तब कोणार्क से क्वेश्चन पूछे उन्होंने। तो इस बार होयसाल से क्वेश्चन पूछेंगे या फिर शांति निकेतन से क्वेश्चन पूछेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको रविंद्रनाथ टैगोर बताया जाता है, शांति निकेतन चेक कर लीजिए एक बार ढंग से। भगवान बिरसा मुंडा, अभी कुछ दिन पहले ही मैं विद्रोह पढ़ा रहा था, तो उसमें आपने सुना होगा बिरसा मुंडा विद्रोह, भगवान बिरसा मुंडा। उसके लिए बल्कि कुछ एक शब्द भी प्रयोग किया होगा मैंने, उलगुलन। चेक कीजिए, बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह को चेक कीजिए। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर घोषित किया गया। अब ये नए प्रकार के प्रश्न है भाई, जो आप डेट याद करते हो ना, कि शिक्षक दिवस ये, पर्यावरण दिवस ये, अलग अलग डेट याद करते हो, तो जो नई तिथियां घोषित हुई हैं वहां से क्वेश्चन बनेंगे। अब 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये मत बोलना तब कि कहां से पूछा, ठीक है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, और वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है वो 26 दिसंबर को मनाया जाता है, विधि दिवस के 1 महीने बाद। उलगुलन बोलते हैं, उलगुलन मतलब महान हलचल, मुंडा विद्रोह को बोलते हैं। उनके नेता कौन थे? भगवान बिरसा मुंडा थे, ठीक है। विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया है। भाई 15 अगस्त को ठीक है हम आजाद हुए, लेकिन 14 और 15 के बीच में जो विभाजन हुआ, वो माउंटबेटन योजना पढ़ी होगी आपने, 3 जून योजना भी बोलते हैं उसको, मन बाटन योजना भी बोलते हैं उसको, विभाजन योजना भी बोलते हैं उसको। मन बाटन इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारतीय माउंटबेटन नहीं बोल पाते थे, कुछ जो अशिक्षित लोग थे या जिनका प्रोनाउंसिएशन या सही नहीं था, तो मन बाटन बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? मन बाटन, माउंटबेटन को, ठीक है। 3 जून योजना से भी क्वेश्चन बना कि 3 जून योजना किसको बोलते हैं। उसके तहत जो विभाजन हुआ था वो 14 अगस्त 15 अगस्त की है ना। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना क्या मनाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं अपना स्वतंत्रता दिवस। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, देखो ना, पड़ोसी जिस दिन खुशियां मना रहा है उस दिन हम क्या कर रहे हैं? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक है। बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। इस दौरान देशवासियों को गौरव बढ़ाने वाले अनेक पल आए। जैसे दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना। अरे भाई, बहुत दिक्कतें चल रही हैं विश्व में। आपको अगर थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के बारे में पता हो तो जापान में भी सुन रहे होंगे आपकी, रिसेशन चल रहा है, वहां पर मंदी चल रही है ना। विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में उसकी जगह किसी और ने ले ली है, ठीक। तो और जगह भी चल रही है, तो लेकिन दुनिया के गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लगातार 2 त्रैमास में भारत की विकास दर 7.5% से ऊपर रही है। ये बड़ी बात है। तिमाही, त्रैमास बोलते हैं 3-3 महीने लगातार, मतलब 3 महीने और 3 महीने। पहले 3 महीने में भी 7.5, अगले 3 महीने में भी 7.5। 7.5 अगर विकास दर है तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। 9 हो जाए जिस दिन, तो उस दिन अपने आप परिवर्तन दिखेंगे आपको। क्या दिखेंगे? ठीक है। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये पहला देश बन गया है दक्षिणी ध्रुव पर राष्ट्रीय ध्वज, अपना देश का झंडा फहराने वाला पहला देश कौन बना है? भारत बना है। भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया है। आदित्य मिशन के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा, यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछेगी, लोक सेवा आयोग वहां से क्वेश्चन पूछेगा। आदित्य मिशन। ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन की सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका सशक्त कर दिया है। और ये बड़ी बात थी कि आज तक जितने सम्मेलन होते थे सब दिल्ली में होते थे। इस बार आप ऋषिकेश वालों ने देखा कि हाँ जी, यहाँ अगल बगल G20 देखा आपने, परिवर्तन देखे। भगवान करे ऐसे होते रहे और हमारा जो शहर है वो क्या होता रहे, और ज्यादा क्या हो, साफ सुथरा और सुविधाएं मिले ऐसे, ठीक है। तो ये बड़ी बात है, वरना सारे के सारे कहां? दिल्ली में, है ना।
तो भाई G20 शिखर सम्मेलन की सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका को सशक्त किया। G20 ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 से अधिक पदक जीते। बिल्कुल जीतेंगे। खिलाड़ियों को अगर आप क्या करोगे, प्रोत्साहित करोगे तो जीतेंगे भाई, है ना। थोड़ा उनको नौकरी का वो दे दो ना, क्योंकि यहां तो बचपन से बताया कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। तो ये दिमाग में बैठा हुआ कि खेलने से खराब होता है। तो अरे यार ऐसा कर दो ना, जैसे 4% रिजर्वेशन उत्तराखंड सरकार ने दे दिया कुशल खिलाड़ियों के लिए। आप मेडल लेके आओ, राज्य के लिए लाओ, देश के लिए लाओ, ओलंपिक लेके आओ। आप सीधे क्या हो, अरे डीएसपी हो, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, क्या हो। तो दो ही तरीके हैं डीएसपी बनने के, या तो खेलों में आप क्या करो, उत्कृष्ट प्रदर्शन करो, नहीं सॉरी, या तो आप पढ़ो खूब कई सालों तक, क्या करते रहो, मतलब इंतजार करो कि अब उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद अगले साल प्री होगा, फिर अगले साल उसका मेंस होगा, फिर अगले साल उसके इंटरव्यू होंगे, फिर तब जाके 3-4 साल 5 साल में क्या होगा, नियुक्ति मिलेगी आपको, है ना। यही तो होगा। या फिर दूसरा तरीका है कि बचपन से खेलना शुरू कर दो और इतना खेलो कि ओलंपिक से क्या ले आओ, मेडल ले आओ, पर्सनल मेडल ले आओ, सीधे डीएसपी बन जाओगे। क्या बन जाओगे, क्या चाहिए भाई। और आपको ड्यूटी भी नहीं करनी है, क्योंकि जो कुशल खिलाड़ी होता है उसको वर्दी तो दी जाती है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती। और जो पढ़ेगा पहले पढ़ेगा फिर ड्यूटी भी करेगा, ठीक है। उसको सिर्फ खेलना है बस, लेकिन नाम क्या है उसका, डीएसपी है, उसकी तनख्वाह वगैरह सब क्या होगा, डीएसपी जैसी मिलेगी, ठीक है जी। चलो फिलहाल पढ़ लो, अब खेलने का समय शुरू करना था 12वीं मतलब 10वीं से शुरू कर देना था खेलना, अभी भी कर सकते हो वैसे। चलो तो 100 से अधिक पदक जीते एशियाई खेलों में। पैरा एशियाई खेलों में भी भाई 100 से अधिक पदक जीते हम लोगों ने, पैरा एशियाई खेल जिसमें, है ना, ठीक है। अगला, भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु मिला। तो भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल कौन सा है, अटल सेतु है। ये क्वेश्चन देखे होंगे आपने, अटल सेतु। भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन तथा पहली अमृतसर भारत ट्रेन मिली। नमो भारत ट्रेन, बल्कि कुछ लोगों ने उस पर कटाक्ष भी किए कि ये जी प्रधानमंत्री जी के नाम से क्या हो रहा है, जबकि प्रधानमंत्री जब से आए हैं तब से मैंने देखा है कि अपने नाम से उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय योजना होगी या और योजनाएं होंगी, लेकिन अपने नाम से कोई भी कार्य नहीं किया है। पर इस पर कटाक्ष किए गए कि नहीं जी ये तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है। तो नहीं भाई, नमो का मतलब कुछ और भी होता है। नमो मेट्रो, नमो भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन और पहली अमृतसर भारत ट्रेन मिली है। बीते 12 महीने में केंद्र सरकार अनेक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर भी आई है जो अब कानून बन चुके हैं। तो ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जो कानून बन चुके हैं और जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो इन कानूनों को अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको डिटेल में, ठीक है। 3 दशक बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया। क्या किया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को याद करना, देखना क्वेश्चन मिलेगा आपको इसका। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया। इससे लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हुई है। यह महिलाओं पर केंद्रित विकास के सरकार के संकल्प को मजबूत करता है। देखिए, मैं 21 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मैं बार बार यही बोलता था कि इस देश में 50% जनसंख्या महिलाओं की है, 50% जनसंख्या क्या है, पुरुषों की है। ठीक है, आपने पंचायतों में क्या कर दिया, रिजर्वेशन दे दिया महिलाओं को। पहले कितना था भाई, ठीक है, 50% तक हो गया, पहले कम था, 50% तक रिजर्वेशन दिया गया ना महिलाओं को। लेकिन मैं यही बच्चों से पूछता था कि भाई संसद क्यों नहीं दे रही है, क्या विधानसभाएं क्यों नहीं दे रही हैं। तो अब आ गया भाई वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है। अब महिलाओं को कितना परसेंट रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन है विधानसभाओं में और संसद में। एक बार चेक कीजिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, हाँ जी 33% है ना, 33% रिजर्वेशन दे दिया गया है। इसको तो 50 करना चाहिए था यार, 50 करना चाहिए था। 50% जब, सीधी सी बात है, रिजर्वेशन आपकी संख्या के हिसाब से दिया जाता है ना, तो यहां पे क्यों आप कमी कर रहे हो, 33% क्यों कर रहे हो, 50-50 करो, 50-50। जैसे डीटीसी की बस में होता है, इधर की सीट महिलाओं की होती है, इधर की सीट पुरुषों की होती है, आधी जनसंख्या महिलाओं की है। तब हम समझेंगे कि नारी सशक्तिकरण के दौर से गुजर रहा है देश। इससे लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हुई है। यह महिलाओं पर केंद्रित विकास के सरकार के संकल्प को मजबूत करता है। ठीक है,
दूसरा कुछ शब्द याद करने हैं आपने, सरकार लगातार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। क्या क्या? रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। तो ये 3 शब्द याद करना है आपने। जब आप निबंध लिख रहे होंगे या कहीं पर कुछ लिख रहे होंगे आंसर, तो वहां पे आपने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। गुलामी के कालखंड से प्रेरित आपराधिक न्यायिक प्रणाली अब इतिहास हो चुका है। अब दंड को नहीं अपितु न्याय को प्राथमिकता है। इसको कई ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों ने इसलिए बनाए थे, भारतीयों के विरुद्ध बनाए थे। भाई अंग्रेज कहां के थे? बाहर के थे। कहां के थे? बाहर के थे। अब वो जैसे किसी भारतीय ने कुछ कर दिया तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा देते थे। क्या लगाते थे? और उसको दंड दिया जाता था। तो अब इस सरकार ने ये कहा, जब अमित शाह जी संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि भाई ये पुराने अंग्रेजों के कानून क्यों चल रहे हैं अभी तक? सरकार के विरुद्ध बोलना देशद्रोह थोड़े होता है। सरकार के विरुद्ध बोलना मतलब अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो बोल सकता है कि सरकार मेरे लिए ये नहीं कर रही है, इस समाज के लिए ये नहीं कर रही है, उस पर देशद्रोह थोड़े लगाए। तो उन्होंने कहा ये पुराने कानून हटाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि गुलामी के कालखंड से प्रेरित आपराधिक न्यायिक प्रणाली अब इतिहास हो गई है। अब दंड को नहीं अपितु न्याय को प्राथमिकता है। न्याय सर्वोपरि के सिद्धांत पर नई न्याय संहिता देश को मिली है। नई न्याय संहिता क्या है? देश को मिली है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम से डिजिटल स्पेस और सुरक्षित हो गया है। आपसे फिर पूछेगा, साइंस एंड टेक वाले पार्ट में पूछेगा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम क्या है। मैं तो एक एक लाइन में बता रहा हूं, आपने इसकी डिटेल पढ़नी है। क्या करनी है मैं बता दूंगा, कहां कहां से पढ़ना है। ठीक है, सोर्सेज। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम से डिजिटल स्पेस और सुरक्षित होने वाला है। इससे आप अवगत हो। ठीक है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम से देश में रिसर्च और इनोवेशन को बल मिलेगा। इसको देखो, किसी भी देश में जो सेकेंडरी सेक्टर है तभी फलता फूलता है जब वहां पर 2 चीजें होती हैं। एक बोलते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और दूसरा इनोवेशन। अगर किसी देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अच्छा खर्च किया जा रहा है, या तो सरकार स्वयं कर रही है या प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर रहा है, तो समझ लीजिए उस देश में क्या होगा? नए नए उत्पाद क्या होंगे? प्रोडक्शन होगा, और वो पूरे विश्व के मार्केट को क्या करेंगे? कवर करेंगे। यानी पूरा विश्व का जो मार्केट होगा वो उनको क्या करेगा? खरीदेगा। यही तो होता है। अच्छी चीजें हर कोई खरीदना चाहता है ना। दूसरा मैंने कहा इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नवोन्मेष, नई चीज। भाई क्या आप आज नोकिया के वो पुराना वाला फोन, जो भारी भरकम फोन जो पानी में गिरता था, जिसमें बड़ी अच्छी टॉर्च थी, गिरता था, कई बार गिरता था, टूटता नहीं था, क्या उसको यूज करना चाहोगे? या आज आप क्या बोलते हैं इसको, एप्पल को क्या बोलते हैं, आईफोन यूज करना चाहोगे? या भारत में मतलब दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाला देश कौन बन गया? भारत बन गया है। कौन बन गया है? तो भाई क्या चाहोगे आप? नई चीज चाहोगे ना। समझ में आ रहा है? गांधी जी के समय में चश्मा अलग किस्म का था। स्वच्छ भारत मिशन में देखा होगा आपने, वो लिखा होता है गांधी जी का ही चश्मा बना हुआ स्वच्छ भारत, है ना। तो क्या आप वैसे चश्मे पहनना चाहोगे? क्योंकि बच्चों ने अपनी आंखें तो खराब कर दी है। क्या महात्मा गांधी जी जैसा चश्मा पहनना चाहोगे? नहीं। आज आप अपने आप को पहले कंप्यूटर में देखते हो कौन सा चश्मा क्या हो रहा है, तो अलग अलग तरह के आ रहे हैं। तो इनोवेशन ही है ये एक तरह का। क्या है? या मैं कई बार उदाहरण देता हूं, क्या वो पुरानी एल्युमिनियम वाली टॉर्च यूज करना चाहोगे जो लाइट, जिस दिन लाइट जाती थी उस दिन बंद हो जाती थी? वो एल्युमिनियम वाली टॉर्च थी ना, 2 सेल लगते थे, पीछे एक सिक्का डालना पड़ता था। क्या वो वाली टॉर्च यूज करना चाहोगे? साल भर वो पड़ी रहती थी, जिस दिन लाइट जाती थी उस दिन वो जलती नहीं थी। बताया जाता था कि उसके सेल क्या हो चुके हैं, अंदर गल चुके हैं। ठीक है, चलिए। तो ये मजाक था बीच बीच में। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम से देश में रिसर्च और इनोवेशन को बल मिलेगा। जम्मू और कश्मीर आरक्षण कानून से वहां पर जनजातीय समुदायों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर आरक्षण कानून। अभी शायद आप इनकी महत्ता को नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा तैयारी का, आपकी समझ में आएगा कि यूपीएससी, लोक सेवा आयोग कहां से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जनजातीय समुदायों के लिए क्या नहीं था? आरक्षण नहीं था। जम्मू कश्मीर आरक्षण कानून आया,
वहां के जो जनजातीय समुदाय को क्या मिल गया, प्रतिनिधित्व का अधिकार मिल गया। ठीक है। इस दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी कानून में भी संशोधन किया गया। इसके तहत तेलंगाना में, अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है भाई, समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का रास्ता सुगम हुआ है। कहां पर? तेलंगाना में। कहां पर? नया स्टेट है, ठीक है, वहां पर समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहां पर बनेगी? आंसर तेलंगाना में बनेगी। क्या अड़चने आ रही थी वो बात की बातें हैं, लेकिन उन अड़चनों को दूर करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कानून में संशोधन किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कानून में संशोधन किया गया है। ठीक है। आगे, पिछले वर्ष 76 अन्य पुराने कानूनों को भी हटाया गया है। जो पुराने पढ़ चुके थे कानून, उनको क्या किया गया? हटा दिया गया। ठीक है। आगे बता रहा हूं, कोई भी राष्ट्र तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है जब वह पुरानी चुनौतियों को परास्त करते हुए अपनी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा भविष्य निर्माण के लिए लगाए। पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्र हित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिसका इंतजार देश के लोग दशकों से कर रहे थे। तो राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज यह सच हो चुकी है। आप लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है ना, राम मंदिर की जो क्या, यानी आप उन भाग्यशाली लोगों में से हो। कई 100 सालों से क्या हो रहा था, रामलला, कई सालों से रामलला टेंट में विराजमान थे, उनका मंदिर बन चुका है। ठीक है। और ये बड़ी बात है, कुछ लोग पूछते हैं मंदिर बनने से क्या होता है। जाइए अयोध्या, साकेत पुराना नाम है, सरयू नदी के किनारे, इतना बड़ा बिजनेस सेटअप हो चुका है वहां पर, मतलब वहां पे हर एक व्यक्ति को ऐसा रोजगार मिल रहा है कि जिसकी कभी क्या 10 रुपए की बिक्री नहीं होती थी, आज वो क्या 10-10 हजार रुपए रोज घर लेके जा रहा है। यानी क्या हुआ, रोजगार, सबको लगभग रोजगार मिला है, क्योंकि रोज का लाखों आदमी क्या हो रहा है। तो पुराने लोग वो थोड़े थे हमारे आदिगुरु शंकराचार्य, 4 दिशाओं में उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। कहा था दक्षिण भारत वाले उत्तर भी जाएंगे, उत्तर वाले दक्षिण भी जाएंगे। नहीं होता है भाई, एक धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ठीक है भैया, पहले हम ब्रह्मचर्य में रहे, फिर हम गृहस्थ में आए, फिर उसके बाद खूब काम किया, पैसा कमाया। अब लास्ट में क्या करना है? लास्ट में तीर्थाटन करना है, यात्रा करनी है, रामेश्वरम, श्वेत बंद रामेश्वरम भी देखना है, द्वारका भी देखना है, ठीक है, श्रृंगेरी भी जाना है, ठीक है, और हाँ जी शारदा पीठ भी जाना है, ठीक है, पुरी भी जाना, जगन्नाथपुरी भी जाना है, गोवर्धन पीठ भी देखना है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी देखना है। मैं खाली मठ नहीं बोल रहा हूँ, सारे मंदिरों के बोल रहा हूँ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करने हैं, यही तो करने। तब क्या मिलेगा? ऐसा बताया गया उस जमाने में। मोक्ष है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन पूरी इकोनॉमी को जो सर्कुलेट किया उस जमाने के लोगों ने, वो ऐसे ही किया। यहाँ का पैसा, दक्षिण भारत का पैसा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में आया, यहाँ का पैसा नीचे गया। इवन पड़ोसियों का भी ख्याल रखा। क्या किया? नेपाल का भी ख्याल रखा। बोला केदारनाथ की यात्रा कर ली है, पशुपतिनाथ की यात्रा करनी पड़ेगी, तभी दर्शन पूरे होंगे, क्योंकि मुख भाग कहां है? पशुपतिनाथ में है, भगवान शिव का, ठीक है। पृष्ठ भाग कहां है? केदारनाथ। तो यानी उनका भी ध्यान रखा, किनका? पड़ोसियों का, है ना। तो ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, वो आज इतिहास बन चुकी है। मजाक उड़ाते थे 370 तो खत्म हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हम भी बड़े फेडअप हो गए थे पढ़ते पढ़ते यार, अलग से पढ़ना पड़ता था कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध है, जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस 370। बड़ा दुख भी होता था, है ना। देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान चल रहे थे, ठीक है। किसने कहा था? बस यही बात है, अपने नायकों को भूल जाएंगे। 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया गया। 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया गया। बोला गया कि भाई 3 तलाक खत्म, है ना। क्योंकि प्रभावित कौन हो रहे थे? प्रभावित वो नवजात शिशु हो रहे थे, या प्रभावित वो महिलाएं हो रही थी जिन्हें सिर्फ 3 बार बोला जाता था तलाक तलाक तलाक, और तलाक हो जाता था, ठीक है। तो 3 तलाक की प्रथा भी क्या हो गई? समाप्त कर दी गई। उसके विरुद्ध कड़ा कानून बनाया गया। पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए, हाँ जी, नागरिकता देने के लिए कानून बनाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बहुत पहले बोल दिया था, क्या इस देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे। विधान मतलब संविधान। भारत का संविधान अलग था, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था। यहाँ का निशान अलग थे, वहां के निशान अलग थे,
वहां का प्रधान अलग था, यहाँ का प्रधान अलग था, ये नहीं चलेगा ना। ठीक। 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया गया, मैंने कहा। साथ में पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यक जो थे उनको नागरिकता देने के लिए कानून बनाया गया, CAA बनाया गया था पड़ोसी देशों से आए हुए पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए। यहां कुछ लोगों को पता नहीं क्यों कुछ प्रॉब्लम हो गई, बहुत आग लगा दी, दंगे हुए, दिल्ली दंगे सुने होंगे आपने, CAA के विरुद्ध धरने हुए, प्रदर्शन हुआ, है ना। बोला गया कि एक समुदाय विशेष का नाम नहीं लिखा हुआ है, कि इसमें सब लिखा हुआ, कि ईसाई लिखा हुआ, बौद्ध लिखा हुआ, हिंदू लिखा हुआ। अगर एक समुदाय विशेष का नाम और जोड़ देते हो उसमें, तो भाई सारा पाकिस्तान और सारा बांग्लादेश अंदर होता देश के, क्या होता? उनके लिए नहीं है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, क्या है, उसने अपने आप को इस्लामिक धर्म पर आधारित देश बनाया। हमने नहीं बनाया, हमने सेक्युलर बनाया इसको, डेमोक्रेसी लाए हम यहाँ पर। ठीक है, चलो जी। सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन को भी लागू किया। भाई देश की जो सुरक्षा कर रहे हैं जो लोग, कौन, सीमाओं पर सुरक्षा करने वाले जितने भी हमारे लोग थे, वो बड़े परेशान हो गए थे आफ्टर रिटायरमेंट। क्योंकि देखिए फौज में क्या होता है, ऐसे समय पर रिटायर किया जाता है जिस समय सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। क्या होती है? ठीक है, आप 16.5 साल में क्या हो गए, 16 साल में भर्ती कब होते हैं, लगभग ऐसे ही होते हैं। और आप ऐसे टाइम पर रिटायर हुए जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, बेटा बड़ा हो रहा है, बेटी बड़ी हो रही है, उनका विवाह करना है। अब आप क्या हो गए, रिटायर हो गए, अब आपके पास काम ही नहीं है। काम है तो उसमें क्या है, वेतन कम है, वेतन कम है, साथ में पेंशन कम है। पहले जो रिटायर हुआ उसका कम है, बाद में रिटायर हुआ उसका थोड़ा ज्यादा है, अभी जो रिटायर हुआ उसका तो 1 रैंक 1 पेंशन, इसकी मांग बहुत समय से चल रही थी। क्या चल रही थी? हालांकि सरकार को 1 लाख करोड़ क्या हुए, खर्च करने पड़े उसमें, बट 1 रैंक 1 पेंशन को भी लागू किया गया, जिसका इंतजार 4 दशकों से, 40 सालों से ये बात उठ रही थी। वो तो सेना में अनुशासन होता है ना, वो तोड़फोड़ नहीं करती, वो आग नहीं लगाती है गाड़ियों में, क्षमताएं उनके अंदर पूरी है, चाहे तो पूरा कैप्चर कर ले। लेकिन क्या है कि अनुशासन में रहते हैं, अपने अनुशासन में रहते हैं। उन्होंने मांग की, उस मांग को माना गया। 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने के बाद अब तक पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ मिल चुके हैं। कितने? ठीक है, अच्छी बात है, सम्मान देना भी चाहिए। भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हुई। भाई एयरफोर्स अलग थी, नेवी अलग, आर्मी अलग, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा? भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ क्या एयर स्टाफ, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कौन? ठीक है कि तीनों सेनाओं का समादेश जो होता है वो राष्ट्रपति में निहित होता है, लेकिन राष्ट्रपति ही नहीं कर पाएंगे ना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, तीनों के ऊपर एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि उत्तराखंड से बने पहले। ठीक है, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, CDS विपिन रावत जी। ठीक है, आपके उत्तराखंड के थे। उसके बाद फिर अब दूसरे बने हैं। कौन बने हैं CDS इस समय, कौन है? CDS की फुल फॉर्म पूछेगा तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज तो होता ही है, साथ में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होता है। कौन है CDS इस समय? हमारे जो सेना में जाना चाह रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए, पूरे रैंक के साथ बोलिए। अब CDS लगेगा, ठीक है। आंसर अनिल चौहान जी, ठीक है। महामहिम राष्ट्रपति ने अपने उद्बोधन में उत्कल मणि पंडित गोपाल बंधु दास की अमर पंक्तियों को उद्धृत किया, जो असीम राष्ट्र प्रेम की भावना का सदा संचार करती है। उन्होंने कहा, देखिए ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार UPSC में क्या होता है, क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे बनते हैं कि मिशु मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चाली जानतू पिठी रे, देसर स्वराज्य पथे जेते गाड़ पुरु ताही पड़ी मोर मांसहाड़। इसका मतलब यह है कि मेरे शरीर इस देश की माटी के साथ मिल जाएगा, होना यही है लास्ट में, कुछ भी कर लो, है ना। यही क्या है, सार्वभौमिक सत्य है कि मेरा शरीर इस देश की माटी के साथ मिल जाए, देशवासी मेरी पीठ पर से चलते चले जाएं, देश के स्वराज्य पथ में जितनी भी खाइयां हैं वे मेरे हार्ड मांस से पट जाएं। कितनी बड़ी बात कह दी है, किसने? तो पूछेंगे ऐसे, हिंदी में नहीं पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे, मिशु मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चाली जान तू पीठी रे, मतलब मेरी पीठ पर से होकर चले, है ना। तो ये लाइनें किसकी हैं? आंसर उत्कल मणि पंडित गोपाल बंधु दास जी की हैं। किसकी हैं? उनकी अमर पंक्तियां हैं
इन पंक्तियों में हमें कर्तव्य की पराकाष्ठा दिखती है। क्या दिखती है? कर्तव्य की पराकाष्ठा दिखती है। राष्ट्र सर्वोपरि का आदर्श दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कि राष्ट्र सर्वोपरि है। पहले लोग ऐसे ही बोलते थे, मैंने आपको बताया भी था कि चमन वालों खुदा हाफिज, कफन में ले चलो गर्दिश, वतन में घर अंधेरा हो तो घर मेरा जला देना। मतलब ऐसी सोच थी उस समय के लोगों की कि वतन में अगर अंधेरा होगा तो क्या करना, मेरा घर जला देना भाई, अगर उससे उजाला होता हो। और अभी क्या है? अभी की सोच क्या चल रही है? अभी की सोच ये चल रही है कि मेरा बेटा भगत सिंह बने बट फांसी पड़ोसी के लड़के को लगे, है ना। चलो जी, ये उपलब्धियां जो आज दिख रही हैं वे बीते 10 वर्षों की साधना का विस्तार है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के अनुसार इस सरकार के 1 दशक के कार्यकाल में लगभग 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। कितने? 25 करोड़ इस दशक में। एक दशक बोलते हैं डिकेड को। 10 सालों में 25 करोड़ देशवासी क्या हुए हैं? गरीबी से बाहर निकले हैं। वह प्रत्येक गरीब में नया विश्वास जगाने वाली बात है। जब 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है। ये आ गया कंसेप्ट समझ में। ठीक है, जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं उसमें कई बार क्या होता है कि थोड़ा सांकेतिक भाषा में बोला जाता है कि आपके अकाउंट में इतने रुपए आएंगे। क्या आएंगे? इतने रुपए आएंगे। अब उस चीज को क्या होता है, विपक्ष कई बार भुनाता है कि ऐसा कहा था कि अकाउंट में इतने रुपए आएंगे। तो भाई आप जितनी भी योजनाएं हैं ना, अगर उनको नाप गिनेंगे तो उससे कहीं ज्यादा आ रहा है। उससे कहीं ज्यादा ऐसे आ रहा है कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। पहले आदमी बीमार होता था, किसी बड़ी बीमारी में बड़े हॉस्पिटल जाता था, 5 लाख रुपए तक का खर्चा जमीन बेचकर करना पड़ता था। अब नहीं करना पड़ता। कहां से होता है? आयुष्मान कार्ड से होता है। पहले जो सिलेंडर लाना पड़ता था उसके लिए पूरा पैसा देना पड़ता था। अभी अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हो तो उज्ज्वला योजना से आपको क्या मिलेगा? सिलेंडर मिलेगा। तो सही तो बोला, सांकेतिक भाषा में बोला भाई। ये राजनीति होती है। अगर हम डायरेक्ट ऐसे बोलते कि आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से क्या करेंगे, पैसा आएगा, सब्सिडी आएगी, तो वो समझ में नहीं आता आम आदमी के। आम आदमी को समझाने के लिए आम भाषा को प्रयुक्त करना पड़ता है। ये धर्म में भी देखा गया। जब तक जिन जो पुराने संत थे उन्होंने संस्कृत में उपदेश दिए, वो नहीं हुए, क्या पॉपुलर नहीं हुए। जब जन भाषा में उपदेश दिए गए वो पॉपुलर हुए। मैं बाद की बात बता रहा हूं। मिडिवल के बाद से जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो जिन्होंने संस्कृत में उपदेश दिए, लोग आए, बैठे, उन्होंने कहा संत हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, पर समझ में कुछ नहीं आया। तो यार कब तक बैठोगे? लेकिन जब जन भाषा में दिए तो सबकी समझ में आया। इवन ये भी कहा जाता कि बिफोर क्राइस्ट में महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा, जन भाषा थी पाली भाषा, उसमें उपदेश दिए, इसलिए वो पॉपुलर हुए। अगर वो जन भाषा में उपदेश न देते तो क्या होता? कोई समझता ही नहीं कि बोल क्या रहे हैं महात्मा बुद्ध जी। समझ में आया? तो कई बार मैंने कहा भाषा को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ये राजनीति के भीतर कई प्रयोग करने पड़ते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो आप क्या करना, कभी अपने वो जो बेनिफिट्स हैं, आप तो नहीं, लेकिन अगर कोई गरीबी रेखा से नीचे कोई व्यक्ति है उसके बेनिफिट्स देखना, और उसको देखना कि यार उसको शौचालय के लिए भी पैसा मिला है, उसको मकान बनाने के लिए भी पैसा मिला है, उसको हर घर जल योजना के तहत 1 रुपए में उसको नल मिला है, पानी मिला है, उसको लाइट मिली है। क्या चाहिए भाई? अकाउंट में पैसा चाहिए या पक्का घर चाहिए, शौचालय चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए? क्या चाहिए? अरे पैसा चाहिए, कैश चाहिए क्या? हाँ ठीक है, पक्का घर चाहिए। तुम्हारे पास तो है, तुम तो अमीरी रेखा से भी ऊपर हो, है ना। चलिए भाई, पर ये बड़ी बात है कि अमीरी रेखा से ऊपर होने के बाद भी तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है। कुछ लोग अमीरी रेखा से जो ऊपर होते हैं, इवन अमीरी रेखा में होते हैं, तैयारी करते ही नहीं। वो कहते हैं ठीक है, ब्याज खाएंगे, बढ़िया। तो आज अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को देखें तो यह विश्वास बढ़ता है कि भारत सही दिशा में है। भाई ये सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रहा है। बीते 10 वर्षों की उपलब्धियां उल्लेखनीय है। 10 वर्षों में क्या हुआ ये बता देता हूं। भारत विश्व अस्थिर 5 अर्थव्यवस्थाओं के वर्ग से निकलकर, पहले हमें 5 अस्थिर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, आज हम शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं के वर्ग में शामिल हो गए हैं।
क्या हो गए हैं? पहले अस्थिर अर्थव्यवस्थाओं में आते थे, अब हम क्या है? शीर्ष, ऊपर की जो 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं, अभी तो हमें आना है और ऊपर देखना आने वाले समय में। अपने जीते जी देखोगे आप क्या कि हम शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। कहां पहुंच चुके हैं? तो थोड़ा काम करना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा थोड़ा। भारत का निर्यात पहले कितना? करीब 450 बिलियन डॉलर से बढ़कर 775 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। ये बड़ी बात होती है। मैंने कहा आयात कम होना चाहिए और निर्यात अधिक होना चाहिए, तब देश को क्या होता है? प्रॉफिट होता है। पता चल रहा मंगा के खा रहे हो और दे कुछ नहीं रहे हो, तो फिर उसमें क्या होगा? दिक्कत होगी। तो जहां 450 बिलियन डॉलर निर्यात था, आज हमारा निर्यात बढ़कर कितना हो गया? 775 बिलियन डॉलर हो गया है। पहले की तुलना में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अप्रवाह यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2 गुना हो चुका है। कितना? 2 गुना हो चुका है। खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों को की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। कितने से अधिक की वृद्धि? 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। ये बड़ी बात है भाई। खादी और ग्रामोद्योग, खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। आयकर विवरणी यानी इनकम टैक्स रिटर्न, आयकर विवरणी मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या करीब 3.25 करोड़ से बढ़कर लगभग 8 करोड़ हो चुकी है। कितनी? 8 करोड़ हो चुकी है। यह बढ़ोतरी 2 गुना से कहीं अधिक है। कितने से? तो 3 दूनी 6 और 2 8, मतलब पहले 3 करोड़ थी, अब कितनी है? 8 करोड़। आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो, चाहे भैया 0 रिटर्न भरो, तभी आपको क्या मिलेगा? लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बैंक आपको लोन नहीं देगा तब तक। या तो आप किसान हो तब अलग बात है, लेकिन अगर आपको आगे चलकर लोन लेना है तो आपको, अगर आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न क्या करें? फाइल करें। छोटा मोटा जो भी आप काम कर रहे हैं बताएं कि मैं साल भर में इतना कमाता हूं। आप बैंक के पास जाएंगे, आप बोलेंगे जी मैं मुगल खानदान से हूं जी, मेरा लाल किला है, ताजमहल भी हमारा है, तो बैंक यही कहेगा यार हम बेच के थोड़े अपना पैसा वसूल करेंगे। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल मतलब क्या है? आपके इनकम का सोर्स कहां से वापस करोगे, ये पूछेगा। समझ में आया? भले ही आपका लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, कुछ भी हो, लेकिन मिलेगा कब? जब आप आईटीआर भरोगे। तो ये मजबूरी भी है, ठीक है, अच्छी बात है। 1 दशक पहले देश में केवल कुछ 100 स्टार्टअप थे जो आज बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गए। स्टार्टअप समझते हो? ठीक है, 1 लाख से अधिक हो गए हैं। वर्ष में 94,000 कंपनियां रजिस्टर हुई थी। पिछले साल यह संख्या 1,60,000 तक पहुंच गई है। पिछले साल की बात कर रहा हूं। 1,60,000 तक पहुंच चुकी हैं। पहले सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियां कितनी थी? 94,000 थी। दिसंबर 2017 में 98 लाख लोग वस्तु और सेवा कर देते थे। कितने? 2017 में जीएसटी जब शुरू हुआ था तो जीएसटी जो देने वाले लोग थे वो कितने थे? खाली 98 लाख लोग थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख हो चुकी है। कितनी? 1 करोड़ 40 लाख हो चुकी है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में लगभग 13 करोड़ वाहन बिके थे। पिछले 10 वर्षों में देशवासियों ने 21 करोड़ से अधिक वाहन खरीदे हैं। कितने? अब आप बोलोगे यार हमने तो नहीं लिए। वही स्कूटियां तो है ना आपके पास, गाड़ी भी आ जाएगी, पढ़ो थोड़ा, है ना, सेटल हो जाओ एक बार। 21 करोड़ से अधिक वाहन खरीदे गए इस देश में। कब? पिछले 10 वर्षों में। यार गजब है। एक तरफ बोलते हैं पर्यावरण और दूसरी तरफ, लेकिन ये बड़ी बात है कि बैटरी चलित जो वाहन है उनकी बिक्री में इतनी तेजी आई है कि आप सोच भी नहीं सकते। और आने वाले समय में वो लिथियम बैटरी क्या वही है भविष्य। फिर आने वाले समय में हाइड्रोजन ईंधन भविष्य है। क्या है? और ये जो तेल की धमक दिखाने वाले देश थे ना कि हम क्रूड ऑयल नहीं देंगे तुमको, जरूरत भी नहीं है अब हमको। ठीक है ना, हमने विकल्प ढूंढ लिया है। 2014-15 में लगभग 2000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे। भाई 2000, सुनो ये, इसको सुनो आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2014-15 में केवल 2000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे। इवन जो लेके आए भी थे ना, वो जो छोटी छोटी पतली पतली सी स्कूटियां होती थी, तो हम यही कहते थे यार क्यों लिया है इसने, पावर तो है नहीं। कई बार धक्के मार के जा रहा होता था, लेकिन फिर उसमें क्या किया? मॉडिफाई किया गया उनको।
क्या किया गया? 2023-24 के दिसंबर माह तक लगभग 12 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं। कितने? और आने वाले समय में ये आंकड़ा आप करोड़ में देखेंगे। किसमें? करोड़ में देखेंगे आप। बीते दशक में सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है। इसी का परिणाम है कि हम बड़े आर्थिक सुधारों के साक्षी बने हैं। इस दौरान देश को ऋण शोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड मिला है। क्या मिला है? इसके डिटेल में जाना। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या है तो डिटेल में मैंने कहा ये पहले क्वेश्चन बन चुके हैं, दोबारा बनने की संभावना होती है कि इस दौरान देश को ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता, दिवालिया बोलते हैं किसको? इंसॉल्वेंट को। किसको बोलते हैं? सॉरी, बैंकरप्ट को। किसको बोलते हैं? बैंकरप्ट को बोलते हैं। ऋण शोधन अक्षमता यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इसका डिटेल समझना है आपने। सोर्स में बता दूंगा आपको। फिर अगला, देश में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स कानून मिला है। एक देश, जीएसटी से जल्दी से कोई बच नहीं सकता क्या? और एक नई योजना है, उसमें आप क्या कीजिए, जीएसटी वाले बिल रखिए, उसको मोबाइल पे अपलोड करना पड़ता है। इस मार्च के महीने में कार भी निकल सकती है आपकी। क्या निकल सकती है? कोई योजना है ना, वो बिल लाओ और क्या इनाम पाओ। तो बिल अपलोड करो, जितने भी जीएसटी वाले आपके पास बिल है, ठीक है, उनको अपलोड करो। तो इस महीने, मार्च के महीने में कार निकलती है, किसी के मोबाइल निकलते हैं, किसी के क्या होते हैं, अलग अलग इनाम निकल रहे हैं भाई, मोटे मोटे। तो कृपया मुझे भी सिखा देना कैसे अपलोड करते हैं। चलिए, हाँ जी, हाँ। और विगत दशक में सरकार ने वृहत आर्थिक स्थायित्व, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी सुनिश्चित की है। क्या की है? वृहत आर्थिक स्थायित्व बोलते हैं। मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो दो चीजें सुनी होंगी आपने। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी सुनिश्चित की है। 10 वर्षों में पूंजीगत व्यय 5 गुना बढ़कर, पूंजीगत व्यय 5 गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया है। साथ ही राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट भी नियंत्रण में है। फिस्कल डेफिसिट भी नियंत्रण में है। विदेशी विनिमय रिजर्व, फॉरेन रिजर्व जो है हमारे पास है, $600 अरब से ज्यादा है। कितना? अरे यार, 1991 में जब एलपीजी लाए थे ना, जब 1991 के सुधार, एलपीजी जब लाए थे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो कुछ हफ्तों के लिए रह गया था हमारे पास फॉरेन रिजर्व। और समस्या ये थी कि जितना भी व्यापार होता था वो डॉलर में होता था, और जब हमारे पास डॉलर ही नहीं होगा तो हम व्यापार कैसे करेंगे, मंगाएंगे कैसे चीजें? तब लाना पड़ा भाई। फिर क्या आया? फिर उदारीकरण। क्या आया? उदारीकरण। फिर उदारीकरण के साथ साथ वैश्वीकरण, और फिर वैश्वीकरण के साथ साथ प्राइवेटाइजेशन को क्या बोलते हैं? निजीकरण। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो $600 अरब से ज्यादा है। भारत की बैंकिंग प्रणाली जो पहले बुरी तरह से चरमराई हुई थी, वह आज दुनिया की सबसे मजबूत बैंकिंग प्रणालियों में से एक बन गई है। अच्छा, ऊपर जो मैं बता रहा था डॉलर में होता था, उसकी भी व्यवस्था हो रही है। हम बोल रहे हैं डॉलर में ही क्यों, हमारे रुपये में क्यों नहीं? तो कुछ देशों के साथ अब जो हमारा व्यापार चल रहा है, उनसे हमने बोला है कि रुपयों में करो भाई, डॉलर वॉलर नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? बड़ा तिल मिलाया हुआ है अमेरिका। बताओ हमारे डॉलर को क्या कर रहे हैं? डॉलर को ही क्यों माना जाए, है ना? रुपये को क्यों ना माना जाए? हमने कहा हम रुपयों में लेंगे आपसे, रुपयों में देंगे आपको, जो भी होगा। बैंकिंग प्रणाली मैंने कहा सबसे मजबूत बैंकिंग प्रणालियों में से एक बन गई है, क्योंकि क्या है कि हमारी जो बैंकिंग प्रणालियां हैं, मैंने आपको बताया था कौन से मानक, बेसल मानक। बेसल एक शहर है, स्विट्जरलैंड में है। वहां पर एक सम्मेलन हुआ था, उसमें बताया गया था कि अगर आपको अपनी बैंकिंग प्रणालियों में सुधार लाना है तो बेसल मानकों को पूरा करना होगा। बेसल मानकों को पूरा करने के लिए हमारे बैंक लगातार प्रयासरत हैं। तो हमारी बैंकिंग प्रणाली क्या सबसे मजबूत बैंकिंग प्रणालियों में से एक बन गई है। ठीक है? बड़े भ्रष्टाचारी है हमारे देश में। कुछ लोग पैसा लेके भागे, पीएनबी का क्या नाम था उसका, विजय माल्या हो गया, मेहुल चौकसी हो गया, नीरव मोदी हो गया। किसी दूसरे देश में ऐसा पैसा लेके भागते ना, डाउन हो जाती है अर्थव्यवस्था वहां की, खासकर पाकिस्तान पड़ोसी देश जो है, वैसे बुरे हाल है वहां, है ना? भारत में गैर निष्पादनीय आस्ती अनुपात, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो होता है, एक शॉर्ट में बता देता हूं,
कि पैसा लोन लेते हैं लोग बैंक से और वापस नहीं करते, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर वो वापस ना किया जाए, मतलब उसका ब्याज ब्याज नहीं दे रहे हैं, तो वो एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। और प्योर नॉन परफॉर्मिंग एसेट तब बनता है जब ये संभावना हो जाती है कि मूलधन भी नहीं आएगा, कि आपने 1,00,000 रुपए लिए, वो तो आएंगे, ब्याज तो बहुत दूर की चीज, वो भी नहीं आएंगे। तो कई बार सुना होगा आपने कि बैंक बाद में क्या करता है, सेटलमेंट करता है कि भैया मूलधन तो दे दे, वो भी नहीं आने के हैं तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। क्या हो गया? तो बैंकों का गैर निष्पादनीय आस्ती अनुपात नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कभी 2 अंकों डबल डिजिट में होता था, वो आज 4% ही रह गया। कितना? 4% ही रह गया है। कभी डबल डिजिट में था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। डबल डिजिट मतलब 10 से ऊपर, 11 से ऊपर, 12 से ऊपर ऐसा था। आज सिर्फ 4% रह गया है एनपीए। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुके हैं, ये पता है आपको। मेक इन इंडिया सुने हो, बब्बर शेर बना हुआ उसमें, है ना। चाइना का जो ड्रैगन था उसके प्रत्युत्तर में हमने अपना जो चिन्ह बनाया, वो किसको बनाया? बब्बर शेर को बनाया, शक्ति का प्रतीक है ना। आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये पता है, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है भाई। दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता कौन है? भारत है। पिछले 1 दशक के दौरान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। कितने गुना? 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। कुछ वर्ष पहले भारत खिलौने आयात करता था, आज मेड इन इंडिया खिलौने निर्यात कर रहा है। क्या कर रहा है? पहले तो भैया वही आते थे खिलौने, वो जो एक गाड़ी सी होती थी, वही बनते थे, यहां ज्यादा खिलौने बनते नहीं थे। विदेशों से आती थी बारबी डॉल्स, बारबी डॉल्स बोलते हैं उनको, है ना। फिर चाइना ने बड़ा खिलौने का मार्केट क्या कर दिया, गजब का मार्केट जिसे बोलते हैं, है ना, क्योंकि 6 पॉकेट सिंड्रोम था वहां पर। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी थी ना, तो सिंगल चाइल्ड जब होता है किसी घर में, तो वहां पर एक तो उसके माता पिता उसको खिलाने देते हैं, वर्किंग है, माना माता वर्किंग है तो एक खिलौना वो देगी, एक पिताजी दिलाएंगे, एक नाना दिलाएंगे, एक नानी दिलाएगी, एक दादा दिलाएंगे, एक दादी दिलाएंगी। 6 पॉकेट सिंड्रोम बोलते हैं इसको। तो बच्चे के पास खिलौने ही खिलौने हो जाते थे, और बच्चे की एक आदत होती है कि वो खिलौने से 1-2 दिन ही खेलता है, उसके बाद तो उसका एक पूरा कमरा खिलौने से भर जाता था। तनख्वाह मिली सबको, सबने एक खिलौना दे दिया। टाइम तो देते नहीं है बच्चों को। जहां पर वर्किंग लोग होते हैं वो बच्चों को टाइम नहीं देते, वो क्या देते हैं? खिलौने। बच्चों को टाइम देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है भाई? हाँ। माता पिता को भी, जो बूढ़े माता पिता होते हैं, बूढ़े दादा दादी होते हैं, उन्हें समय देना होता है, उनके साथ बैठना होता है। विरासत होते हैं वो, क्या होते हैं? उनके साथ बैठना होता है, बातचीत करनी होती है। उनको ये नहीं कि पैसा दे रहे हैं यहाँ पर, ये दे रहे वो दे रहे, क्या करेंगे यार वो पैसे का? उस उम्र में खा थोड़े पाते हैं वो। आप काजू लेके दे रहे, किशमिश लेके दे रहे, अरे भैया पचाने के लिए क्षमताएं थोड़े होती हैं उस उम्र में। समझ में आया? उन्हें बात करने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो उनके थोड़ा सा क्या करे, बातचीत। तो समय देना चाहिए उनको। क्या देना चाहिए? तो बुजुर्गों के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनके साथ बैठा करो। चलो जी आगे। तो कहां तक पहुंचे थे भाई हम? 1,00,000 करोड़ पार। अच्छा, मेड इन इंडिया खिलौने निर्यात हो रहे हैं। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन जो है 1,00,000 करोड़ को पार कर चुका है। क्या? डिफेंस प्रोडक्शन। आपने सुना होगा पहले बड़े रक्षा सौदे होते थे, अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं है। बड़े जो रक्षा सौदे तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन मैंने कहा कि आज हमारे देश से भी लोग, अन्य देश क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? डिफेंस, रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं। डिफेंस प्रोडक्शन 1,00,000 करोड़ को पार पहुंच चुका है। आज हर भारतीय देश में बने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को देखकर गर्व से भरा हुआ है। आईएनएस विक्रांत सुने हो? फोटो जरूर देखें उसकी, है ना, लगा के रखें अपने घर में। लड़ाकू विमान तेजस, ये भी पता है आपको? लड़ाकू विमान तेजस अब भारतीय वायुसेना की ताकत बन रहे हैं। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में होने जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। कहां से? C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में होने जा रहा है। पहले वो बड़े वाहक जो विमान होते थे वो बाहर से मंगाने पड़ते थे हमें, लेकिन अब क्या है? C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भी भारत में होने जा रहा है। आधुनिक एयरक्राफ्ट इंजन भी भारत में बनाया जाएगा। आधुनिक एयरक्राफ्ट इंजन भी भारत में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर का विकास हो रहा है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है।
डिफेंस कॉरिडोर का विकास कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। भारत सरकार ने डिफेंस सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की है। बहुत पहले से कहता आ रहा हूं मैं, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से बोल रहा हूं कि डिफेंस डीआरडीओ, ठीक है, बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं हमारे, बहुत बड़ा वो है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा सिर्फ सरकार अपने पे ही निर्भर ना रहे, ये अपने हाथ पकड़ के ना रहे कि हम ही बनाएंगे जी। अरे भैया प्राइवेट को भी दो। किसको दो? अमेरिका में, फ्रांस में सब प्राइवेट के पास है और वो R&D पर खर्च करते हैं। किस पर करते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोई भी वेपन जो बनता है वो उसकी कीमत, जो वेपन की कीमत होती है उसमें R&D की कीमत भी इंक्लूड होती है, ये पता है? जितना आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करोगे तो जो वेपन बनेगा, वेपन क्या है? लोहे का ही तो बना हुआ है, क्या है? उसको गला के कुछ भी नहीं है, कीमत थोड़ा है उसकी। लेकिन उसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया है, तो सरकार कई बार क्या होता है उतना नहीं खर्च कर पाती, प्राइवेट व्यक्ति करता अपने प्रॉफिट के लिए। समझ में आया? तो ये अच्छी बात है कि भारत सरकार ने डिफेंस सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की है। स्पेस सेक्टर को भी सरकार ने युवा स्टार्टअप के लिए खोल दिया है। स्पेस सेक्टर को भी क्या, ठीक है। अब इससे आगे का मैं फिर अगले लेक्चर में बताऊंगा कि और क्या क्या हुआ है। ये 4-5 लेक्चर चलेंगे लगभग, तब जाके राष्ट्रपति जी का क्या होगा, विशेष अभिभाषण पूरा होगा। अभी सिर्फ क्या, तो मैं अगले लेक्चर में बताता हूं इसको, ठीक है।